अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और यह है किया कार्निवल GLS 2021 मॉडल। ये कार्निवल की 4th जनरेशन है और पाकिस्तान में ये गाड़ी 2020-21 में ही आई है। ये GLS है, इससे बड़ा एक और वर्जन आता है GLS प्लस। इसमें कुछ चीज़ें कम है उस गाड़ी से, लेकिन ये गाड़ी भी मोर और लेस वर्थ इट है। इसमें ऐसे फीचर्स आते हैं जो कि आपको प्राडो वगैरह भी ऑफर नहीं करती, V8 ऑफर करती हैं। और इसके अलावा साइज़ के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी बड़ी है। ये एक फुल साइज़ वैन है और है भी अच्छी खासी पावरफुल। फीचर्स के लिहाज से भी काफ़ी डिसेंट है और ये है भी 11 सीटर। इसमें आप आराम से 12-13 लोग फिट कर सकते हैं। खैर, इस सब पे मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो ये 21 मॉडल है, अनरजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 1,35,00,000 है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के केपन के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में बड़ी रोड पे और फिर रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसिलिटी भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट वैन एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं रोज़ ही इस तरह की लग्जरियस कार्स की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक कार की, तो इसका फ्रंट लुक फ्रंट से काफ़ी अनयूजुअल है। इस तरह से कि इसकी जो हेडलाइट्स है, इनके ऊपर कोई ग्लास नहीं दिया गया। वैसे हेडलाइट्स के ऊपर एक ग्लास आता है और अंदर डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए होते हैं, बट इस कार के केस में सब कुछ आपके सामने है। अब DRL को सीधा हाथ लगा सकते हैं, सिल्वर पार्ट्स पर हाथ लगा सकते हैं और इसके अलावा जो पोजिशन लैंप है, इनको भी आप ऑलमोस्ट टच कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन मेरे ख्याल से काफ़ी यूनिक है और इसकी लुक को अच्छा बना रहा है। लो के लिए इसमें यहाँ पे पोजिशन लैंप दिए गए हैं, हाई के लिए यहाँ पे ग्रिल में पोजिशन लैंप दिए गए हैं और इसके DRL का डिज़ाइन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। बाकी बोनट इसमें सेडान के साइज़ का है, लेकिन ये गाड़ी इटसेल्फ काफ़ी बड़ी है और छोटा बोनट होने की मेन वजह ये है कि इसमें कैबिन की स्पेस को मैक्सिमाइज़ किया गया है। यहाँ पे इंजन 3500 सीसी आता है, जो कि सोरेंटो के 3500 से डिफरेंट है। किस तरह से मैं कवर करूंगा आगे इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इसके फ्रंट पे फीचर्स की, तो ये गाड़ी फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे हर लाइट LED या बाइजराउंड वाली है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। छोटा वर्जन होते हुए भी इसमें फॉग लैंप वगैरह हेलोजन वाले नहीं दिए गए। बाकी ये गाड़ी क्योंकि GLS वर्जन है, तो इसमें जो ग्रिल है ये प्लास्टिक की फिनिश में आती है। जो इसका GLS प्लस वेरिएंट होता है उसमें गैलेक्सी ग्रिल आती है क्रोम की फिनिश में, उसकी लुक थोड़ी ज़्यादा अग्रेसिव है। और बाकी ये पुराने लोगो वाली कार है, बाद में इसका लोगो भी चेंज कर दिया गया था। हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। ऊपर यहाँ पे कोई सेंसर वगैरह नहीं दिए गए, वाइपर्स में नॉर्मल से हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे ये गाड़ी अच्छी खासी मैसिव है। करेक्ट लाइन यहाँ पे काफ़ी फ्लोई सी दी गई है, जैसे यहाँ पे ऊपर करेक्ट लाइन है जो कि इसकी लुक्स को बेहतर बना रही है और इसके अलावा रिम भी इसमें नॉर्मल से हैं। साइड मिरर इसका मोस्टली वैंस की तरह थोड़ा सा ओवल शेप में है और फीचर्स के लिहाज से ये नॉर्मल है। यहाँ फीचर बेहतर हो सकते थे बट नहीं दिए गए। इस तरह से कि इसमें 360 कैमरास नहीं आते। इतनी बड़ी गाड़ी को मैनूवर करने के लिए आपको 360 कैमरास चाहिए होते हैं ऑब्वियसली, बट इसमें नहीं है। खैर, ये साइड में रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर आता है और इसके अलावा बाकी यहाँ पे कुछ खास है नहीं। फिर यहाँ पे क्वार्टर ग्लास दिया गया है। इसके जो A पिलर्स हैं ये ग्लॉस ब्लैक की फिनिश में है, जो कि लुक को बेहतर बना रहे हैं। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे सब कुछ अच्छा खासा मैसिव है और इसके डोर हैंडल्स दोनों इकट्ठे हैं। इसकी एक वजह है और वजह यह है कि ये गाड़ी वैन है, मैंने पहले ही मेंशन किया था। और वैन्स में जो बैक पे डोर होते हैं ये स्लाइडिंग वाले आते हैं। ये डोर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि मैं इस डोर को गाड़ी की फोब से भी ओपन कर सकता हूँ, इस तरह से लाइक दिस। ये ऑटो डोर है, खुद स्लाइड होकर पीछे जाएगा और इसके अलावा अगर मैंने इसको ओपन क्लोज करना है तो मैं इस लेवर को भी यूज़ कर सकता हूँ। इसको जैसे मैं खींच के छोड़ दूंगा तो भी खुद बंद होगा, इस तरह से। ये चीज़ मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग है। और इसके अलावा इसका फ्रंट डोर हैंडल भी यहीं पे दिया गया है और उसकी वजह यह है कि ऑब्वियसली फ्रंट डोर इसका नॉर्मल है। एंट्री एग्जिट के लिए यहाँ पे अच्छा खासा रूम दिया गया है। हाइट के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि GLS है तो इसमें डोर हैंडल के ऊपर सिल्वर कलर की फ्रिल्स नहीं आती। इसके GLS प्लस वेरिएंट में यहाँ पे सिल्वर फ्रिल्स भी आती हैं। बाकी फ्रंट पे यहाँ पर अच्छी खासी जगह दी गई है, आप इस सीट्स को फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से, जो कि मैं कवर करूँगा अभी अंदर जाके। इसके अलावा इसकी जो विंडोज हैं टेंट हुई हुई हैं, क्वार्टर ग्लास वगैरह भी इसके सिंपल आते हैं, टेंटेड नहीं आते कंपनी से। बाकी ऊपर इसमें फिर ये रूफ रेल्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं। इसमें 2 सनरूफ्स आती हैं, किस तरह से मैं कवर करूँगा अभी इंटीरियर में जाके। और इसके अलावा लेंथ के लिहाज से ये गाड़ी लॉन्ग व्हील बेस वर्जन जितनी लंबी है। अगर आप रेंज रोवर लेंगे लॉन्ग व्हील बेस तो वो भी इतनी होगी, ये गाड़ी भी रेंज रोवर वगैरह जितनी ही लंबी है और ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बट ये चीज़ इसकी यूजेबिलिटी को थोड़ा सा लिमिटेड करती है।
बट इसकी जो ये एक्स्ट्रा लंबी लेंथ है ये इसकी यूज़ को थोड़ा सा लिमिटेड बनाती है, आप इसको डे टू डे यूज़ में नहीं ला सकते। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की, तो यहाँ पे इसकी रेल्स दी गई हैं जहाँ पे इसका जो ये डोर है ये स्लाइड करके आता है। इसके अलावा फ्यूल डोर्स का यहीं पे लेफ्ट पे दिया गया है, इसमें यहाँ पे ये फ्रिल दी गई है सिल्वर कलर की, जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी डिसेंट है, पूरी ही कार की तरह। टेललाइट्स यहाँ पे काफ़ी स्लीक सी दी गई हैं और इसके अलावा ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं, बट ये जो पूरा बार है ये एंड टू एंड कंटिन्यू करता है इलेक्ट्रिक कार्स की तरह। टेललाइट्स का अंदर जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी हद तक हेडलाइट से मिलता जुलता है और इसके अलावा इसमें टेल गेट फॉरवर्ड आता है। ये अगेन मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है, ये ऑल द वे अप जाएगा इस तरह से। तो इस प्राइस पॉइंट पे मेरे ख्याल से ये गाड़ी बहुत अच्छे फीचर्स ऑफर करती है। फिर इसमें ये है, इनको आप यहाँ पे इस तरह से अनलॉक करके बैक पे और लोग भी बिठा सकते हैं इस तरह से। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत यूज़फुल चीज़ है। 3 लोग यहाँ पे, 3 लोग आगे, फिर 3 लोग उससे आगे, फिर 2 लोग उससे आगे। तो यहाँ पे आप जितने मर्जी लोग चाहें ठूस सकते हैं। फिर इसके अलावा इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे ट्रंक कैपेसिटी 9 होने के बराबर रह जाती है। अगर मैं सीट फोल्ड कर दूंगा तो फिर यहाँ पे आप काफ़ी हद तक सामान रख सकते हैं। फीचर्स भी यहाँ पे डिसेंट दिए गए हैं। थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट दी गई हैं और उसके अलावा पोर्ट्स वगैरह दिए गए हैं, डिफरेंट चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह। और बाकी आप ट्रंक की हाइट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। ट्रंक हाइट एडजस्टमेंट की गाइड्स मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है अपने चैनल पे। फिर इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे पार्किंग सेंसर ऑफर करती है, रेयर फॉग ऑफर करती है, नीचे यहाँ पे एक नॉर्मल रिलीज भी आता है और इसके अलावा इसमें जो नीचे लाइट्स दी गई हैं यहाँ पर रिवर्स और इसके इंडिकेटर दिए गए हैं। ये मेरे ख्याल से अच्छी इनकॉर्पोरेशन है इन लाइट्स वगैरह की। फिर इसके अलावा आप इस गाड़ी को रिमोट से भी ऑन कर सकते हैं, ये अगेन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फीचर है। गाड़ी को लॉक करके मैं इसका रिमोट शॉट दबा के रखूँगा तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑन होगी इस तरह से। तो मेरे ख्याल से एक वैन के लिहाज से बहुत अच्छे फीचर्स हैं। फिर इसको मैं बंद भी यहीं से कर सकता हूँ इस तरह से। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर इस गाड़ी का लिटरली लैंड क्रूजर वियर जितना खुला है और यहाँ फीचर्स भी वैसे ही दिए गए हैं। लुक्स मेरे ख्याल से इसकी ज़्यादा बेहतर लैंड क्रूजर वियर के इंटीरियर से। खैर ये सब मैं कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका पूरा ही लेदर की फिनिश में है और ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। फिर ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है और इसका इको आइडलिंग भी इसके स्टीयरिंग पे दिया गया है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए हेडलाइट के कंट्रोल की, तो इसमें ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं हेडलाइट्स, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। और उसमें रेड फॉग भी आती है तो उसका कंट्रोल भी यहीं पे दिया गया है। वाइपर भी इस गाड़ी में फ्रंट और बैक पे दोनों पे आते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ नहीं है, होते हुए मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। और बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इसका मोस्टली किया कार जैसा है। बेशक आप स्पोर्टेज देख लें, टूसॉन वगैरह देख लें, इनमें मीटर बिल्कुल बेसिक से हैं। इस गाड़ी में भी बिल्कुल बेसिक के साथ दिया गया है। और इसके अलावा सेंटर में काफ़ी बड़ी स्क्रीन दी गई है जो कि आपको इस गाड़ी का ट्रिप, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ऑडोमीटर, उसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटर, इस सारी चीज़ें शो करवाएगी ये गाड़ी। फिर यहाँ पे कन्वीनियंस में जाके आप इस गाड़ी की कैबिन की लाइट्स को, बाहर की लाइट्स को, इस तरह की चीज़ों को ऑन ऑफ कर सकते हैं। वायरलेस चार्जर यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और ये सारी वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि मोस्टली कार्स में आती हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की, तो ये इसकी लुक्स के लिहाज से तो डिसेंट है, लेकिन इसमें बैक पे कोई हेडअप डिस्प्ले वगैरह नहीं दिया गया। अगर होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसमें उसका एक कर्व भी दिया गया है, यानी कि इसके इंटरनेशनल वर्जन के अंदर यहाँ पे हेडअप डिस्प्ले आता होगा, बट पाकिस्तान में ऑफर नहीं किया गया। खैर इसके अलावा डैशबोर्ड भी इसका काफ़ी ज़्यादा वाइड है, काफ़ी पीछे तक जा रहा है और इसके सेंटर में एक सबवूफर दिया गया है। डैशबोर्ड के कॉर्नर में स्पीकर्स भी दिए गए हैं और इसमें साउंड सिस्टम भी अच्छा आता है। ट्विटर इसके फ्रंट दोनों पिलर्स के अंदर आते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए सेंटर वाले एरिया की, तो यहाँ पे इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है और इसका सॉफ्टवेयर भी वैसा ही है जैसा कि किया की मोस्टली कार्स का होता है। ये गाड़ी आपको ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारे फीचर्स ऑफर करेगी और इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको यहीं पे शो होगा इस तरह से। फिर इसके अलावा ये जो पैनल है ये पूरा फ्लोटिंग है और मर्सिडीज ई क्लास से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। यहाँ से जो पैनल शुरू हो रहा है वही मीटर के अंदर तक भी जा रहा है और ऊपर यहाँ पे एक एरिया दिया गया है सेम वैसा ही जैसा कि ई क्लास में आता है। तो ये मेरे ख्याल से वहाँ से इंस्पायर्ड है। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसके ये एयरमेंट्स दिए गए हैं, नीचे की फ्रिल दी गई है जो कि इसके लुक को काफ़ी अच्छा बना रही है और ऐसी ही फ्रिल बैक थर्ड पिलर पे। इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल एक गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर पैसेंजर के लिए अलग अलग जोन्स दी गई हैं और फिर बैक पे अलग से बहुत सारी जोन्स हैं जो कि मैं कवर करूँगा अभी। फिर इसके अलावा यहाँ पे इंजन स्टार्ट बटन दिया गया है, नीचे यूएसबी का इंसर्ट दिया गया है, 2 पावर आउटलेट दिए गए हैं और उसके अलावा नीचे यहाँ पे एक वायरलेस चार्जिंग पोर्ट भी ऑफर करती है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। फिर पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND की और आप इस गाड़ी को यहाँ से मैनुअली भी चला सकते हैं इस तरह से। और इसके अलावा इसकी पार्किंग ब्रेक भी इलेक्ट्रॉनिक आती है। फिर इसमें ड्राइव मोड्स भी दिए गए हैं, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट और स्मार्ट। जो इसका बड़ा वर्जन है GLS, उसमें कुछ मोड्स एक्स्ट्रा भी आते हैं।
फिर इसके अलावा लेग स्पेस के 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। पीछे यहाँ पे कुछ और फीचर्स दिए गए हैं जो कि अगेन बहुत ज़बरदस्त हैं। इस तरह से कि इसमें ड्राइवर और पैसेंजर की सीट हीटेड आती है। इसका स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है, यानी कि इसकी जो ग्रिप्स हैं ये सर्दियों में गर्म होंगी अगर आप हीटेड स्टीयरिंग को ऑन करते हैं तो, और आपको कोजी सी फीलिंग देंगी। फिर इसके अलावा इसमें यहाँ पे पार्किंग का बटन दिया गया है जहाँ से गाड़ी आपको सिर्फ बैक का व्यू देगी। इसमें 360 कैमरा तक आते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात थी, बट इस गाड़ी में सिर्फ जो सीट्स हैं ये हीटेड हैं। इसके बड़े वर्जन के अंदर वेंटिलेटेड भी आती हैं, यानी कि आप इसको ऊपर नीचे करके हॉट और कूल के बीच में स्विच कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे ये ड्रॉर दी गई है, सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि काफ़ी बड़ा सारा है, और इसके अलावा इसकी सीट्स ये सारी ही लेदर की फिनिश में है और डुअल कॉम्बिनेशन में है, कैमल ब्राउन और ब्लैक के। इसमें GLS प्लस के अंदर जो ब्राउन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी मैं सीट को यहीं से बैठ के आगे पीछे कर सकता हूँ इस तरह से, और इसका यूज़ ये है कि रेयर पैसेंजर्स बैठ के भी इसको यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। और इसके अलावा ये सीट्स फ्रंट की दोनों ही इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती हैं। इसके अलावा ड्राइवर की सीट में एक लंबा सपोर्ट भी दिया गया है जो कि अगेन मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए डोर्स की, तो डोर्स में भी सेम पैटर्न कंटिन्यू किया गया है जो कि सीट्स में है, कैमल ब्राउन और ब्लैक का। विंडोज गाड़ी में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं, इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन और रोल अप कर सकता हूँ। साइड मिरर इस गाड़ी के रिट्रैक्टेबल हैं ऑब्वियसली। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं, मैं यहीं से बैठ के रेयर डोर्स को ओपन कर सकता हूँ इस तरह से। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। अगर आप इसमें पैसेंजर उतर के चला ही गया है, उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया, तो मैं इसको यहीं से बंद कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा वेंटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद अ लाइट जो कि आप मैनुअली ऑन करेंगे। सेंटर में यहाँ पे कैबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में है। रेयर व्यू मिरर इस गाड़ी का ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है, और इसके यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये सनरूफ के कंट्रोल्स काफ़ी यूनिक हैं इस तरह से कि ये 2 दिए हुए हैं। एक तो सनरूफ फ्रंट पे है तो उसको मैं यहाँ से ओपन क्लोज करूँगा इस तरह से। फिर एक सनरूफ बैक पे भी है, मैं उसको यहाँ से ओपन क्लोज कर सकता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं यहीं से एट टाइम 2 सनरूफ ओपन कर सकता हूँ। बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं, सारी खास चीज़ें बैक पे हैं। ऑलराइट, अब अगर बात कीजिए एंट्री की, तो मैं इस डोर हैंडल को सिर्फ एक बार खींचूंगा तो इसका रेयर डोर खुद ही खुलेगा। फिर इसके अलावा यहाँ पे बैठने के लिए मेरे पास अच्छी खासी जगह दी गई है, और अगर मैं सीट को आगे पीछे करना है तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ इस तरह से। और अगर मैंने पीछे एंटर होना है तो मैं इसकी जो सेकंड रो है इसको भी इस तरह से फोल्ड करके आगे कर सकता हूँ। अगर बात की जाए इसकी यहाँ की कैपेसिटी की, तो यहाँ पे सेकंड रो पैसेंजर्स के पास लेग रूम काफ़ी सफिशिएंट है, और हेडरूम का भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है। और ऑब्वियसली यहाँ पे एक सनरूफ भी दी गई है, तो रेयर पैसेंजर्स का व्यू यहाँ पे काफ़ी अच्छा होने वाला है। फिर इसके अलावा अमेनिटीज़ भी बैक पे काफ़ी अच्छी दी गई है फ्रंट की तरह ही, इस तरह से कि फ्रंट दोनों सीट्स के पीछे यहाँ पे पावर आउटलेट दिए गए हैं, तो मैं यहाँ बैठ के अपने फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे छत में एयरवेंट्स भी दिए गए हैं, तो ये मेरे ऊपर हवा भी काफ़ी अच्छे से थ्रो करेगी। और यहाँ पर रेयर पैसेंजर्स के लिए अलग से क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे फैन स्पीड वगैरह भी एडजस्ट कर सकता हूँ अपनी मर्जी के लिहाज से। फिर रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हैं, और यहाँ से बैठ के फ्रंट सीट को भी आगे पीछे कर सकता हूँ इस तरह से। अगर लेट्स सपोज लेफ्ट पे पैसेंजर बैठा हुआ है और आगे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, तो वो इस सीट को बहुत आगे करके अपना लेग रूम वगैरह काफ़ी स्पेशियस बना सकता है। फिर अगर मैं डोर्स को बंद करना है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक बटन दिया गया है, ये डोर खुद ही बंद होगा इससे इस तरह से। बाकी यहाँ पे प्रॉपर विंडोज़ के कंट्रोल दिए गए हैं। विंडोज़ गाड़ी में बैक पे भी सिंगल टैप वाली है, और उसके अलावा यहाँ पे प्राइवेसी कर्टन भी दिया गया है। प्राइवेसी कर्टन बाय द वे प्राडो, लैंड क्रूजर वगैरह में भी नहीं आता, ये चीज़ सिर्फ लेक्सस 600 या LX 570 ऑफर करती है, तो अगेन ये गाड़ी यहाँ पे नंबर ले जाती है। फिर इसके अलावा इसके डोर को खोलने के लिए यहाँ पे हाईएस्ट की तरह का रिलीज दिया गया है, और इसमें जो थर्ड रो है उसमें एंटर होने के लिए मैं फ्रंट सीट को आगे स्लाइड करूँगा इस तरह से, और इसकी बैक फोल्ड करूँगा, और अब मैं इसकी थर्ड रो सीट्स में एंटर हो सकता हूँ इस तरह से। यहाँ पे बैक पे 3 सीट्स दी गई हैं, मैं आराम से यहाँ पे बैठ सकता हूँ। अगर मैं फ्रंट सीट को अच्छा खासा पीछे भी कर लूँ तब भी मेरे पास यहाँ पे लेग रूम उतना ही है जितना कि फ्रंट पैसेंजर्स के पास होगा, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर सेंटर में भी ये गाड़ी प्रॉपर स्पेशियस है, और इसके अलावा अगर फ्रंट पे बंदा बैठा हो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बैठा हुआ सेंटर में तो मैं इसको एज अ सेंटर कंसोल यूज़ कर सकता हूँ इस तरह से फोल्ड करके। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं प्रॉपर, और इसके अलावा मैं अपना फ़ोन वगैरह भी इसके अंदर खड़ा कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे भी एमेनिटीज़ अच्छी हैं इस तरह से कि यहाँ पे कप होल्डर दिया गया है, पावर आउटलेट दिया गया है, फ़ोन वगैरह रखने की जगह दी गई है, एयरवेंट्स यहाँ भी प्रॉपर आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा ऊपर यहाँ फिर कैबिन लाइट्स भी दी गई हैं। और अगर बात की जाए एयरबैग्स की, तो एयरबैग भी इसमें काफ़ी सारे आते हैं। इसमें फ्रंट पे भी दिए गए हैं, पिलर्स में भी दिए गए हैं, इन पिलर्स में भी एयरबैग्स हैं, और बैक पे भी एयरबैग्स आते हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक और अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा यहाँ पे सीट बेल्ट्स भी दी गई हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, और ऑब्वियसली अगर यहाँ भी बंदा सेंटर में नहीं बैठा हुआ तो मैं सेंटर वाले एरिया को फोल्ड करके इसको भी एज अ सेंटर कंसोल यूज़ कर सकता हूँ।
यहाँ भी कप होल्डर्स हैं, स्टोरेज पॉकेट है, फ़ोन खड़े करने की जगह है और इसी तरह पर इसमें 4th रो सीट्स भी आती हैं डिग्गी के अंदर। और बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 3500 सीसी V6 दिया गया है। ये इंजन सेम कैपेसिटी का है जो कि सोरेंटो में आता है, लेकिन ये दोनों इंजन डिफरेंट हैं। ये लैम्डा इंजन है, सोरेंटो में टॉर्क आता है। ये स्मार्ट स्ट्रीम जी टेक्नोलॉजी वाला इंजन है और थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू सोरेंटो। इसकी जनरेशन नहीं है। अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 272 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट है इतनी बड़ी सारी बॉडी के लिहाज से। और इसके अलावा ये गाड़ी ऑब्वियसली कोई एक्सट्रीम ऑफ रोड तो है नहीं, तो आप इसको सिटी रोड्स भी चलाएंगे। सिटी रोड्स के लिहाज से ये इंजन सफिशिएंट है। बाकी इसके अलावा ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक आती है। इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, सी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाती हैं। अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर पर लीटर तक की देगी, जो कि इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है। ऑब्वियसली आप इतने सारे लोगों को इकट्ठा लेकर आप वेकेशन पे जा रहे हैं, तो ये गाड़ी आपको 7-8 तक की एवरेज देगी। बाकी इसके अलावा बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन नहीं होता, इसमें स्टैंड दिया गया है, ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। अंदर यहाँ पे इंसुलेशन दी गई है। इंजन का जो हुड है ये इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट सा है और बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की टायर साइज़ की, टायर साइज जो ऑफर करती है कार्निवल, ये है 235, 60 और 18। इसमें 18 इंचेस का रिम दिया गया है, जो कि लुक्स के लिहाज से काफ़ी डिसेंट है। और टायर्स गाड़ी में कॉन्टिनेंटल का आता है क्रॉस कॉन्टैक्ट, जो कि अगेन एक अच्छा टायर है। इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती हैं, रिम 18 इंचेस का है। ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स वगैरह भी इसमें दिए गए हैं, जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।